बच्चों आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 आपकी बुक विस्टास में से, जिसका टाइटल है शुड विजार्ड हिट मॉमी। विजार्ड एक मजिशियन को कहते हैं, जादूगर को, जिसके पास एक बहुत पतली सी डंडी रहती है जिसको वॉन्ड बोलते हैं। वो इसको यूज करके जैसा भी जादू चाहे वैसा कर सकता है। स्टोरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉरल क्वेश्चन भी उठाती है कि क्या पेरेंट्स जो भी अपने बच्चों के लिए डिसाइड करते हैं वो बिल्कुल सही होता है। कैन पेरेंट्स एवर बी क्वेश्चनड? क्या पेरेंट्स से सवाल किया जा सकता है? कैन पेरेंट्स एवर बी निगेटेड? क्या पेरेंट्स को हम किसी भी चीज के लिए ना बोल सकते हैं? पेरेंट्स हैव देयर ओन डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन एंड दे वांट द चिल्ड्रन टू फुलफिल दोज एक्सपेक्टेशंस। हर पेरेंट की अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं और हर पेरेंट ये चाहता है कि उसके बच्चे वो इच्छाएं पूरी करें, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिस तरह के प्रेशर्स वो बच्चे पर डालता है, क्या बच्चा उन प्रेशर्स के अगेंस्ट कभी रिवोल्ट कर सकता है? कुछ ऐसे ही सवाल उठाती है ये स्टोरी। आइए स्टोरी शुरू करने से पहले इसके राइटर जॉन अपडाइक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। He was born in 1932 and he passed away in 2009. अपने वक्त के बेहद फेमस नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में इन्हें सोराइसिस नाम की प्रॉब्लम हुई, इनके स्किन पर वाइट पैचेस निकलने लगे और ऐसी हालत में ये जब भी स्कूल जाया करते थे तो बच्चे इनके साथ खेलने के लिए मना कर देते थे। कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे बढ़े कि इन्हें धीरे धीरे स्टैमरिंग की आदत पड़ गई। ये हकलाने लगे और बच्चे इनका और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे। ऐसे हर मौके पर इनकी मदर इनका सबसे बड़ा सपोर्ट बनकर उभरी। इनकी मदर खुद एक बहुत फेमस राइटर बनना चाहती थी और उन्होंने अपने बच्चे को जॉन अपडाइक को इनकरेज करा कि वो पढ़ें और साथ साथ लिखें, और कहीं ना कहीं ये माँ की इनकरेजमेंट का ही नतीजा था कि जॉन अपडाइक एक बहुत फेमस राइटर बनकर उभरे। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ हिज मदर्स एनकरेजमेंट एट ऑल सच टाइम्स ऑफ रिडिक्यूल एंड मॉकरी दैट जॉन अपडाइक कुड राइट सो वेल। It was only the efforts of his mother that in 1968 the world famous Time magazine featured him on its cover page. बेहतर होगा हम फॉर्मली स्टोरी को रीड करने से पहले एक बार उन सभी मॉरल इश्यूज के बारे में भी जान लें जो ये स्टोरी उठाती है। बिफोर वी फॉर्मली स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी, it is going to be better for the reader to know what are the different moral issues that the story rakes up. एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा मॉरल इशू जो स्टोरी उठाती है, जिसके बारे में बात करती है, वो ये है कि किस हद तक, किस लेवल तक पेरेंट्स को अधिकार होता है अपने बच्चे की लाइफ में इंटरफेयर करने का। कैन पेरेंटल अथॉरिटी एवर बी चैलेंज्ड? क्या हम पेरेंटल अथॉरिटी को कभी सवाल कर सकते हैं? क्या हम अपने निर्णय खुद से ले सकते हैं या वो सारे निर्णय हमें अपने पेरेंट्स पर ही छोड़ने पड़ते हैं? जैक कहीं ना कहीं, कभी ना कभी स्टोरी में बिल्कुल ऐसा लगने लगता है मानो जॉन अपडाइक की जगह है। ऐसा लगता है कि जॉन अपडाइक, जो अपने समय में खुद बुलिंग का शिकार रहे, वो कहीं ना कहीं जैक के कैरेक्टर में खुद को देखने लगते हैं। जैक जब जो को स्टोरी सुना रहा है तो कहीं ना कहीं उस बुलिंग के बारे में बात करता है। वो अलग बात है कि जो उन सब बातों से अनजान है और वो उन किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाती। आगे चलेंगे स्टोरी में तो पाएंगे कि माँ भी एक बुली ही है। स्कंक घर क्या वापस आया स्मेल बदलवा कर, वो बेहद नाराज हो गई। कोई भी ये क्वेश्चन उठा सकता है कि क्या माँ अपने बच्चे को समझा नहीं सकती थी? क्या माँ उस बच्चे को नहीं बता सकती थी कि वो सिर्फ एक स्मेल थी जो उस बच्चे को जंगल में थोड़ा सा जीवन ज़्यादा जी पाने में हेल्प करती थी? Could the mother not take skunk into confidence? Could the mother not tell skunk the value of the smell that he had lost? She simply compels the skunk to come along with her. She takes the skunk to the wizard, hits the wizard on his head and forces the wizard to change the smell. वो ना सिर्फ विजार्ड के सिर पर जोर से मारती है, वो विजार्ड को कंपेल करती है कि वो स्मेल को चेंज करे
और विजार्ड वैसा ही करता है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो एक थीम और समझ में आती है, एक थीम और थोड़े से सटल लेवल पे समझ में आती है, और ये है जेंडर रोल रिवर्सल। सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि माँओं का काम होता है बच्चों को कहानियाँ सुनाना और उन्हें सुलाना, और पिता घर के बाकी सारी जिम्मेदारियों को संभालते हैं। यहाँ हम बिल्कुल उलट होता देखते हैं। दिस इज व्हाट आई कॉल जेंडर रोल रिवर्सल। For ages, we know of mothers telling stories to the children and putting them to sleep, and fathers looking after all the other responsibilities of the family. Here, Jack, he is telling story to Jo and putting her to sleep, whereas Claire, she is indulged in the heavy painting of the woodwork of the house. कहीं ना कहीं ये रोल रिवर्सल ही है कि फादर एक ऐसा काम करता दिखता है जो ज़्यादातर माँओं के साथ एसोसिएट होता है, और माँ एक ऐसा काम करती दिखती है जो कहीं ना कहीं हम फादर्स के साथ एसोसिएट करते हैं। चलिए थोड़ा कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जैक और जो। जैक हर इवनिंग और ख़ास तौर से सैटरडेज को जो को एक स्टोरी सुनाता है। ये स्टोरी वो ऑन द स्पॉट क्रिएट करता है। स्टोरी का हमेशा एक बेसिक प्लॉट होता है कि एक रॉजर क्रीचर होगा। इट कुड बी अ रॉजर फिश, कुड बी रॉजर स्क्विरल, कुड बी रॉजर चिपमंक। उस रॉजर नाम के क्रीचर को एक प्रॉब्लम होगी और वो उस प्रॉब्लम को लेकर एक वाइज आउल के पास जाएगा जो उसे बदले में विजार्ड के पास जाने के लिए बोलेगा। विजार्ड उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और बदले में कुछ पैसे मांगेगा। हमेशा ही रॉजर क्रीचर के पास पैसे कुछ कम होंगे और विजार्ड ही बताएगा कहाँ से वो बाकी के पैसे अरेंज करके उसको लाकर दे सकता है। रॉजर क्रीचर जाएगा, बचे हुए पैसे अरेंज करेगा, आकर विजार्ड को वो टोटल पेमेंट करेगा और खेलने के लिए बाहर चला जाएगा। So this used to be the basic plot of a story every Saturday. Jack would tell Joe, plain out of his head, he would create the story on the spot. Joe would select an animal and Jack would build a story around that animal. Always the creature would have the name Roger. He would have a problem. He would go to the owl. Owl would send him to a wizard. The wizard would solve the problem and demand money in return. The Roger creature would always fall short of money. Wizard would tell him to go and arrange the money. He would go, arrange that money and come to give it to wizard, and thereafter he would go to play with his friends. और इस सैटरडे स्टोरी सेशन स्टार्ट होते ही हर बार की तरह जैक ने जो से पूछा कि वो किस क्रीचर के बारे में स्टोरी सुनना पसंद करेगी, और इस बार बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के उलट जो ने एक नया क्रीचर बताया। उसने कहा वो स्कंक की स्टोरी सुनना पसंद करेगी। जैक थोड़ा हैरत में है कि नर्सरी स्कूल्स में इस तरह के अनयूजुअल एनिमल्स के बारे में बात होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन क्योंकि एक नया हीरो है इस बार स्टोरी का, तो जैक थोड़ा एक्साइटेड है और उसने डिसाइड करा वो एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी बिल्डअप करेगा। स्टोरी स्टार्ट हुई और उसने कहा कि क्योंकि स्कंक की बहुत ही पंजेंट स्मेल थी, बेहद बदबूदार, तो इसलिए जंगल के बाकी सब क्रीचर्स उसके साथ खेलने के लिए मना कर देते थे। जो ये नहीं समझ पाती, जो यहाँ थोड़ा सा शॉक में है कि स्मेल कैसे कोई कारण हो सकता है किसी के साथ खेलने या ना खेलने का। स्टोरी आगे बढ़ती है और वो एक्साइटमेंट में कहती है कि अब स्कंक को आउल के पास जाना चाहिए। जैक थोड़ा इरिटेटेड हो रहा है कि बार बार जो स्टोरी में बीच में क्यों इंटरप्ट करती है। वो उसको हल्का सा धमकाता है कि अगर वो चाहती है कि फादर पूरी स्टोरी कंप्लीट करें तो वो चुपचाप लेटी रहे और डिस्टर्ब ना करे। और स्टोरी इस तरह आगे बढ़ती है। हमेशा की तरह स्कंक आउल के पास जाता है और आउल उसे विजार्ड के पास जाने के लिए कहता है। ये विजार्ड एक बूढ़ा सा आदमी है। जब भी स्टोरी में विजार्ड की एंट्री होती है,
जैक बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ विजार्ड का डायलॉग बोलता है। जैक को हमेशा ऐसा लगता है कि विजार्ड का कैरेक्टर उसको बहुत सूट करता है। वो स्पेशल वॉइस इफेक्ट्स लाता है अपनी आवाज़ में और यहाँ पर वो विजार्ड की तरह बात करनी शुरू करता है। पहले वो स्कंक को एंटरटेन नहीं करता, लेकिन फाइनली वो मान जाता है कि वो स्कंक की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। पूछे जाने पर कि स्कंक कौन सी स्मेल चाहेगा, आंसर जो की तरफ से आता है कि स्कंक को रोजेस की स्मेल दे देनी चाहिए। और जैक फिर से हैरत में है कि ये लड़की कितनी मैच्योर बातें करती है। वो एक आबरा का डाबरा टाइप स्पेल बोलता है और स्कंक की खुशबू बदल जाती है, वो रोजेस की खुशबू हो जाती है। अब वो बहुत खुश है और वो वापस जंगल में बाहर जाता है और जैसा कि एक्सपेक्टेड है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। बहुत देर तक खेलता है और फिर फाइनली शाम होने पर अपनी माँ के पास वापस जाता है। स्कंक हैज नो आइडिया दैट हाउ द मदर इज गोइंग टू रिएक्ट। माँ का रिएक्शन बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के उलट है। शी बिगन्स टू स्क्रीम, शी शाउट्स बैक एट स्कंक। वो जानना चाहती है कि किसने हिम्मत करी स्कंक की नेचुरल स्मेल को चेंज करने की, और पता लगने पर कि ये विजार्ड ने किया है, शी कंपेल्स द स्कंक टू कम अलोंग विद हर। शी टेक्स स्कंक अलोंग विद हर, हिट्स द विजार्ड ऑन हिज हेड एंड कंपेल्स द विजार्ड टू चेंज द स्मेल बैक। यहाँ पर जो थोड़ी एजिटेटेड है, यहाँ पर जो थोड़ी परेशान है, उसकी चिंता सिर्फ एक है कि अगर स्मेल वापस बदल जाएगी तो स्कंक अपने सारे दोस्तों को खो देगा जो स्मेल बदल जाने के बाद उसे मिले हैं। लेकिन जैक वो अपनी जगह पर बिल्कुल कायम है कि जिसको जैसा एक्सेप्ट करना है वो बिना किसी बदलाव के एक्सेप्ट करेगा। Jack has his own point over here that when you have to be accepted by others, you need not change yourself. If others wish to accept you, they will accept you just the way you are. When you change yourself to gain acceptance, it is never an acceptance. It becomes a compromise. It becomes an adjustment. लेकिन जो वो सिर्फ 4 साल की है, शी इज ओनली 4 years, शी डज नॉट अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ। फॉर हर such concepts, such ideologies are far away. She has always seen good in life. She only knows one thing, that friends are the most important part of life. Acceptance of friends is the most important aspect of life. यहाँ दोनों में एक बहस छिड़ जाती है। जो चाहती है कि स्टोरी की एंडिंग को चेंज कर दिया जाए, स्टोरी की एंड में विजार्ड जाकर माँ के सिर पर जोर से मारे और स्मेल बदलने से इनकार कर दे। लेकिन जैक अपनी जगह पर अड़ा रहता है, जो अपनी जगह से हिलने को मना कर देती है और दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त बहस छिड़ जाती है। जो सिर्फ 4 साल की है, उसका मन ये बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कि स्मेल क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है स्कंक के लिए। जैक एज अ फादर ये बात उसे समझा भी नहीं पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जैक की ईगो आड़े आ रही है कि जो एंडिंग उसने स्टोरी को दी है उसमें जो चेंज कैसे डिमांड कर सकती है। वो नहीं समझ पा रहा कि जो सिर्फ 4 साल की है, एक फेरी टेल वर्ल्ड में रहती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोस्त मायने रखते हैं, जहाँ पर दोस्तों की एक्सेप्टेंस मायने रखती है। बहस बढ़ती चली जाती है और तभी जो तैश में आकर बोल देती है कि माँ बिल्कुल स्टूपिड है, क्योंकि उसने बच्चे की खुशी में इंटरफियर किया है। उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने बच्चे की लाइफ में दखल दे। Jack is not ready to accept that the 4-year-old child can call the mother stupid. कहीं ना कहीं जैक को अपना बचपन याद आ रहा है, जहां माँ उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर थी। He comes from that school of thought which believes a mother can never ever be wrong. A mother can never ever do any wrong for the child.
लेकिन जैक को साथ के साथ याद आ रहा है कि उसने क्लेयर से कहा था वो जल्द से जो को सुलाकर नीचे आकर उसकी वुडवर्क पेंट करने में हेल्प करेगा। He is suddenly reminded that Claire is pregnant with their third child and she should not be moving heavy things. अब उसे किसी तरह से उस स्टोरी को एंड करना है, उस मैटर को सॉल्व करना है। तो उसने जो से कहा ठीक है, कल देखेंगे इस स्टोरी को कैसे एंड करना है। She should be a good girl and she should go to sleep. ऐसा कहकर वो कमरे से बाहर आ गया, लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उसे महसूस हुआ कि जो कमरे में एक कोने से दूसरे कोने पर चल रही है। यहाँ पर जो थोड़ा समझ नहीं रही है कि जैक उसको क्या कह करके गया है, और जैक गुस्से में आ गया और उसने बोला ही विल कम अपस्टेयर्स एंड ही विल स्पैंक द गर्ल। वो ऊपर आएगा और उसकी पिटाई कर देगा। जो क्वाइटन्स, जो शांत हो गई, लेकिन शायद सिर्फ फिजिकली शांत हुई है, जो उसके मन में एक तूफान उठा है वो शांत नहीं हुआ है। क्लेयर जैक को नीचे आते देखकर सिर्फ इतना बोलती है दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी। वो कहीं ना कहीं एक टॉन्ट मार रही है कि तुमने कहा था तुम जल्दी से लड़की को सुलाकर नीचे आओगे और तुम अब आ रहे हो जब आधे से ज़्यादा काम मैंने अकेले निपटा लिया। Jack looks around only to see that all the paint work, all the woodwork, the moldings are lying spread around. He also notices the old color was dark brown and Claire is giving the new color silver. ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि पुराने को नए के लिए जगह बनानी पड़ती है। Jack also comes to understand that he belongs to that school of thought when parents were demigod for the child. जब माँ बाप बच्चे के लिए भगवान होते थे। वो समझता है आज का दौर बदल रहा है। The children are growing up with an independent thinking and the children refuse to understand anything that does not match their thought. बच्चे हर उस चीज को स्वीकार करने से मना कर देते हैं जो उनकी सोच से मैच नहीं करता। यहाँ पर जैक को महसूस होता है वो एक अगली मिडिल पोजीशन में फंस चुका है, जहाँ पर ना तो वो एक अच्छा बाप बन पाया है और ना ही एक अच्छा हस्बैंड। As a father, he has not been able to give an ending to the story that was wanted by the daughter. As a husband, he has not been able to lend a helping hand to his wife. एक बाप के तौर पर उसने बच्ची को वो कहानी का अंत नहीं सुनाया जिससे उसका 4 साल का बाल मन खुश हो सके। एज अ हस्बैंड उसने अपनी वाइफ की नीचे आकर कोई मदद नहीं करी। कहीं ना कहीं अपने पुराना वक्त याद आ गया। कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट है कि किसको सही माने। जिस तरह से वो बड़ा हुआ, जिन वैल्यूज़ के साथ वो बड़ा हुआ उसे माने, या जो वैल्यूज़ के साथ बच्ची बड़ी हो रही है उसे सही माने। कहीं ना कहीं वो जानता है that Joe is not completely wrong. Keeping her age in mind, keeping her upbringing in mind, she also cannot be called totally wrong. But at the same time, if he would say that Joe is right, somewhere he would also say that his mother was wrong. अगर कहता है कि जो सही है तो कहीं ना कहीं ये मानता है कि उसकी अपनी माँ गलत भी थी। ये चीज़ जैक को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो जानता है कि उस समय क्लेयर को उसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो इतना ज़्यादा थका हुआ है। ही इज़ सो फिजिकली ड्रेन्ड, मेंटली ड्रेन्ड, इमोशनली ड्रेन्ड। वो शरीर से थक चुका, वो मन से थक चुका, वो भावनाओं से थक चुका। He just wants to be left alone. He just does not want to work with Claire, does not want to speak with Claire, does not want to touch Claire. उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि अगले दिन जो फिर से डिमांड करेगी कि स्टोरी दोबारा सुनाई जाए। He will have to tell Joe the story and he has to come to a conclusion should Wizard hit Mommy.